नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कपिल और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सब्बी हुसैन। सब्बी जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत के आर प्रज्ञानंदा ने उज्बेकिस्तान शतरंज कप 2025 का खिताब जीता। पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के फाइनल में तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को हराकर खिताब जीता। इसके अलावा महिला वर्ग के फाइनल में ओडिशा ने पंजाब को दी मात। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप का समापन कर्नाटक 41 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज कल से शुरू। उज्बेकिस्तान शतरंज कप 2025 में भारत के आर प्रज्ञानंदा ने खिताब जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रतिस्पर्धा में उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि उज्बेकिस्तान के ही नोदिरबेक ने तीसरा स्थान हासिल किया। शबी जी, चेस में लगातार भारतीय खिलाड़ी बढ़ते जा रहे हैं, अपना दमखम दिखाने जा रहे हैं। एक मौका आ गया है कि जो वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियंस हैं उनको भी मात दे रहे हैं। तो क्या परिवर्तन आया हाल के दिनों में चेस में? नहीं, चेस तो जिस तरीके से हमारे इंडिया में ग्रो कर रहा है और हम देख रहे हैं कि इतने सारे खिलाड़ी जो हैं चेस के निकल के आ रहे हैं, चाहे वो प्रज्ञानंदा हो, गुकेश हो या निहाल सरीन हो, या मतलब कई तरीके के कई ऐसे हैं प्लेयर्स हैं जो चेस प्लेयर्स हैं जो इस टाइम निकल के आ रहे हैं और पूरा है ना कि जिसे कहते हैं विश्व में उन्होंने अपना दबदबा कायम कर रखा है। मैं अपने श्रोताओं को बताना भी चाहूँगा कि ये जीत जो है प्रज्ञानंदा की कितनी महत्वपूर्ण है। इस जीत के साथ ही वो आज इंडिया के ऑफिशियली नंबर 1 चेस प्लेयर हो गए हैं गुकेश को पीछे करके। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने वर्ल्ड नंबर 4 हो गए, जो कि उनकी आज तक की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है। इसी के साथ उन्होंने आज तक की सबसे अपनी हाईएस्ट रेटिंग भी अचीव कर ली है 2778 ELO पॉइंट्स की। तो देखिए कितने सारे कीर्तिमान एक विजय से उन्होंने हासिल करे। और प्रज्ञानंदा जिस तरीके से उन्होंने चेस को एक नई पहचान दी है, चाहे वो गुकेश हो जो हमारे रीनिंग वर्ल्ड चैंपियन हो, या प्रज्ञानंदा हो, या और कई सारे प्लेयर हो। और इसमें यह भी बताओ कि 2025 बहुत ही एक प्रोडक्टिव ईयर रहा है। लेकिन आज का जो मुकाबला था वो थोड़ा टाई ब्रेक में चला गया था, जबकि तीनों प्लेयर 5.5 पॉइंट्स के साथ टाई ब्रेक पर आ गए थे। और फिर टाई ब्रेक के बाद जो मुकाबला हो उसमें प्रज्ञानंदा उभर कर हाँ, ये जरूर है कि आज का मुकाबला काफी दिलचस्प रहा और इसमें है ना काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। और प्रज्ञानंदा ने ब्लैक पीसेस से हराया है उज्बेकिस्तान के प्लेयर को। और इसमें देख रहे थे कि हम लोग की है ना किस तरीके से जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो रहा था, कभी उज्बेक प्लेयर की तरफ, कभी हमारे प्रज्ञानंदा की तरफ। तो काफ़ी जिसे कहते हैं कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक है ना चेस का एक खेल देखने को मिला हमें। और ये भी चीज़ है कि प्रज्ञानंदा बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। 2025 में अगर हम देखें तो उन्होंने अभी अर्लियर द नीदरलैंड्स में उन्होंने हमारे जो वर्ल्ड चैंपियन है गुकेश उनको हराया था। तो प्रज्ञानंदा की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। हाँ, उसके अलावा जो भारत के अर्जुन एरगेसी हैं वो चौथे स्थान पर रहे, जबकि अरविंद चिदम्बरम ने आखिरी यानी 10वें स्थान पर अपना अभियान समाप्त किया। 3 खिलाड़ी थे, सोच ये थी कि पहला दूसरा तीसरा भारतीय खिलाड़ी हों, लेकिन हाँ अर्जुन एरगेसी ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। कई बार वो चौथे नंबर पर आकर रुक गए, और जबकि अरविंद चिदम्बरम 10वें स्थान पर रहे। नहीं, जिसे कहते हैं कि अर्जुन एरगेसी जो है वो बहुत ही अच्छा। देखिए उन्होंने काफ़ी चेस के कई मुकाबले उन्होंने जीते हैं, कई कड़े मुकाबले उन्होंने जीते हैं। अभी जो हमारे नॉर्वे चेस हुई थी जहाँ पे है ना हमारे गुकेश ने है ना मैग्नस कार्लसन को भी हराया था, क्योंकि कहते थे मैग्नस कार्लसन काफ़ी बार की है ना गुकेश ने अभी तक हमें नहीं हराया, लेकिन उनको भी हराया। उसी टूर्नामेंट में अर्जुन एरगेसी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और बहुत ही कई ऐसे मुकाबले थे जो कई ऐसी कठिन सिचुएशंस थी कि जहाँ से वो निकल कर बाहर आए और उन्होंने है ना मुकाबले जीते या ड्रॉ कराए। तो हाँ, हम ज़रूर चाहेंगे एज एन इंडियन चेस प्लेयर के जो हम लोग जो प्रशंसक हैं कि 1 2 3 हमारे ही होते, लेकिन हमारे एक इंडियन प्रज्ञानंदा ने टॉप की पोजीशन अचीव करी, तो ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप के फाइनल में आज तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को 5-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इससे पहले महिला वर्ग के फाइनल में ओडिशा ने पंजाब को 1-0 से हराकर ट्रॉफी जीती। एक तरफ अगर हम बात करते हैं घरेलू स्तर पर तो हॉकी बहुत अच्छा चल रहा है, वहीं हमारी अगर जूनियर हॉकी टीम को देखें तो वो भी 4 नेशन टूर्नामेंट में अच्छा कर रही है। लेकिन अगर थोड़ी सी चिंता है भारतीय सीनियर टीम को लेके, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला वर्ग हो। लेकिन चलो हम थोड़ी बात करते हैं हॉकी इंडिया मास्टर्स कप पे, जहां महाराष्ट्र ने बहुत
तमिलनाडु ने शुरू से ही पकड़ बनाकर रखी, महाराष्ट्र को मौका नहीं दिया तो गोल करने का, और 5-0 से जीता है मुकाबला। ये हमारा जो ग्रास रूट टैलेंट है और ग्रास रूट डेवलपमेंट जिस तरीके का हॉकी में हुआ है पिछले कई सालों से, वो हमें देखने को मिला है कि किस तरीके से कई प्रतिभावान खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं। और हमने जब टोक्यो में 41 साल का ड्रॉट जो हमारा हमने मेडल ड्रॉट जिसे हम कहते हैं हॉकी में, वो हमने है ना ख़त्म किया, और उसके पेरिस में फिर से हमने ब्रॉन्ज जीता बैक टू बैक। तो ये चीज़ एक देखने वाली बात भी है कि किस तरीके से जो हॉकी का विकास एक ज़मीनी स्तर से, और अनऑफिशियली तो हम इसको हमारा नेशनल स्पोर्ट कहते ही हैं हॉकी को, और हॉकी के लिए हमेशा से काफ़ी रुचि रही है। जब भी कभी हॉकी के मुकाबले होते हैं तो काफ़ी देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अभी आज के हॉकी मास्टर्स की, इसमें तमिलनाडु ने जैसे हराया है, तो तमिलनाडु की टीम शुरू से ही स्ट्रांग मानी जाती है। और उनके यहाँ जैसे कहते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोचिंग मेथड्स और वो सब भी उनके यहाँ पे बड़े जिसे कहते हैं हमें बहुत इंप्रेसिव हैं। और यही जो टैलेंट है ग्रास रूट से, यही धीरे से आगे आपके जो जूनियर लेवल टूर्नामेंट्स हो गए उसमें खेलेंगे, और वहीं से ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो आगे जाके आपके नेक्स्ट हरमनप्रीत, जर्मनप्रीत, आपके मनप्रीत बनेंगे। और जहाँ तक जूनियर टीम की बात है तो हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इस साल इंडिया FIA जूनियर वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है चेन्नई और मदुरई में, तमिलनाडु में, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। तमाम जो हमारे जो हॉकी खेल के प्रशंसक है वो जुड़ेंगे हमारे साथ वहाँ पे। और इसका शायद भारत को थोड़ा फायदा मिलेगा। बिल्कुल भारत को वाकई फायदा, क्योंकि भारत एक 2 बड़ी चैंपियनशिप अभी होस्ट करने जा रहा है हॉकी की। एक एशियन चैंपियनशिप होस्ट करने जा रहा है अगस्त में, और इसी के साथ जो हमने अभी बताया कि जूनियर वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगा। तो ये इससे दिखता है कि किस तरीके से हॉकी का इंटरेस्ट भी बढ़ा है, और वर्ल्ड बॉडी भी जो है वो देखती है कि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जिसमें हॉकी कि वाकई जिसको हॉकी देखना पसंद करते हैं लोग। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले तो भारतीय महिला हॉकी टीम चीन के खिलाफ कल बर्लिन में होने वाले मैच में जीत हासिल करके लगातार 6 हार के सिलसिलों को तोड़कर FIH प्रो लीग से बाहर होने से बचना चाहेगी। तो सारी चीजें अब 2 मुकाबले जैसे हुए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, बर्मिंघम अन्य टीमों के साथ हुए थे, तो भारत ने लगातार 6 हार का सामना करा महिला हॉकी टीम ने। और उसके अलावा अब मुकाबला कल चीन से है, तो चीन जो है वो 4थे अंक पे है और भारत की टीम शायद आखिरी स्थान पर है। तो इसमें ये होगा कि थोड़ा एक सम्मान बचाने वाली बात है ये मुकाबले। हाँ, मतलब जिसे कहते हैं FIH प्रो लीग में बड़ा ही बहुत सरप्राइजिंग रहा कि किस मेंस और विमेंस टीम जो दोनों ही के मतलब प्रदर्शन में इतना गिरावट आई। क्योंकि अगर हम लास्ट सीजन की बात करें, उससे पिछले सीजनों की भी बात करें, तो हमेशा से मतलब कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और रैंकिंग्स में हमेशा ऊपर ही रहे हैं। कई बड़ी टीमों को चाहे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बेल्जियम, जर्मनी हराते ही आए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन में गिरावट आई है, इससे हॉकी इंडिया को काफ़ी चिंतित होना चाहिए, क्योंकि हम अगले साल एशियन गेम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोचेस का कहना यह है कि जो पेनल्टी कॉर्नर है उनको गोल में तब्दील नहीं किया जा रहा है। कई बार जो अगर हम बॉल पास करने का कहते हैं, फॉरवर्ड्स करते हैं जो, तो उसमें थोड़ा सा समीकरण नहीं बैठ पाता है। इसका फायदा दूसरी टीम उठा लेती है। ये तो देखिए कोचेस की, अगर ये कोचेस कह रहे हैं तो कोचेस को इसको सुधारना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब 60 मिनट का गेम में है ना, हम लोग है ना कभी लीड भी कर रहे होते तो आखिरी के कुछ क्षणों में, आखिरी के कुछ चंद मिनटों में हम गोल खा जाते थे। और हमेशा से ये प्रॉब्लम इंडियन हॉकी के साथ बनी ही रही थी। फिर उसके बाद आया कि हम पेनल्टी कन्वर्जन नहीं कर पा रहे थे, पेनल्टीज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे हम लोग, है ना इतना पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा था डी में। तो उसमें यह है कि कई सारी चीज़ें थी, लेकिन टोक्यो और पेरिस के ओलंपिक मेडल्स के काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कि अगले साल एशियन गेम्स और हम लॉस एंजलिस की भी तैयारियां कर रहे हैं 2028, तो ऐसे में ये जो स्लाइड आया है मेंस एंड वुमेन्स हॉकी को, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। कर्नाटक के शोन गांगुली ने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में 78वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। शॉन गांगुली ने ये नया मीट रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले आर्यन नेहरा ने 2023 में हैदराबाद में 4 मिनट 25.62 सेकंड के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। गांगुली ने 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और साजन प्रकाश के 2023 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 100 मीटर बैक स्ट्रोक में महाराष्ट्र के ऋषभ दास ने 56.13 सेकंड के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि उत्कर्ष पाटिल 56.29 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
कर्नाटक के आकाशमणि 56.35 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इससे पहले ऋषभ ने पुरुषों की 200 मीटर बैकस्ट्रोक में श्रीहरि नटराज के राष्ट्रीय मीट रिकॉर्ड को तोड़ते हुए विश्व चैंपियनशिप बी क्वालिफिकेशन का समय हासिल किया। पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल में महाराष्ट्र के हीर गितेश शाह ने 51.29 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। कर्नाटक के तनिष जॉर्ज मैथ्यू 51.30 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे और महाराष्ट्र के ऋषभ दास 51.43 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। रोहित बेनेडिक्शन ने भी 50 बटरफ्लाई में 24.11 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया और विश्व चैंपियनशिप क्वालिफाइंग समय हासिल किया। कर्नाटक 41 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। कर्नाटक ने 16 स्वर्ण, 11 रजत और 14 कांस्य जीते। तमिलनाडु 8 स्वर्ण और 5 रजत पदक और 3 कांस्य सहित कुल 16 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। महाराष्ट्र 5 स्वर्ण सहित 17 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। भारतीय महिला टीम अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ कल से नॉटिंघम में शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। भारतीय टीम इस दौरान परिस्थितियों और मैच स्थलों की विशेषताओं को समझने की कोशिश करेगी। ये सीरीज अगले साल होने वाले विश्व कप के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारतीय टीम विश्व कप से पहले इंग्लैंड जा रही है। 5 मैचों की T20 सीरीज है। क्या लगता है आपको, कैसे होंगे मुकाबले वाकई दिलचस्प होंगे, क्योंकि है ना, मतलब इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, इंग्लैंड की टीम भी बहुत स्ट्रांग है। दोनों ही टीमों के मतलब अगर हम देखें तो शॉर्ट एनालिसिस करें तो मतलब बहुत कम वीकनेसेस मिलेंगी। हाँ, हो सकता है इंडिया का ये है कि थोड़ा बहुत बॉलिंग में है ना, जहाँ पे अगर वो उनकी कोई अगर वीकनेस होती है तो वो बैटिंग लाइनअप हमारा इतना स्ट्रांग है, वहाँ पूरा कर लेते हैं। और जहाँ पे इंग्लैंड की बात है तो इंग्लैंड एक ऑलराउंड टीम है, लेकिन वहाँ पर उनकी बैटिंग भी स्ट्रांग है, बॉलिंग भी स्ट्रांग है। लेकिन हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब कि ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं, जो अपने दिन पे कई अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं। स्मृति मंदाना हो, हरमनप्रीत हो, शेफाली हो, या अपने दीप्ति हो या रेणुका ठाकुर हो, ये सारी जो हमारे प्लेयर्स हैं ये वाकई मतलब। और इस बार टीम में तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और पूजा वस्त्राकर नहीं खेल रही हैं। तो अगर ये दोनों नहीं भी खेल रहे हैं तो इनकी जगह भी जो नया टैलेंट जो आया है और जो जिनको हमने स्नेह राणा जो है वो मतलब ये बॉलिंग, मैंने जैसे बताया कि हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। बॉलिंग में थोड़ा बहुत हमारे को वर्क करने की ज़रूरत होगी और हमें ज़्यादा ये होगा कि जितना अच्छा स्कोर्स हम खड़ा कर सके ताकि बॉलर्स को चांस मिल सके वो डिफेंड करने का। और वैसे भी इस साल इंडिया विमेंस वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है, कि जो अपना आप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। और जैसे कि नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है इंग्लैंड में, तो उसकी तैयारियों के लिए भी ये श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है। और ये श्रृंखला आने वाले जो विमेंस वर्ल्ड कप है 50 ओवर को जो इंडिया होस्ट करेगा उसके लिहाज से भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे थोड़ा सा इंडिया को पता चलेगा कि कहाँ वो स्टैंड करते हैं और क्या उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस है और जितनी जल्दी उसको सुधारा जा सकता है, काम करना है। लेकिन अगर जैसे हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, अगर वहीं हम थोड़ा सा इधर चलें, पुरुष टीम की तरफ ध्यान दें, तो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की टेस्ट सीरीज चल रही है। 2 जुलाई को मुकाबला है, तो उसमें बर्मिंघम में खेला जाएगा। लेकिन इसमें ये सुनने में आ रहा है कि जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। तो जैसे अगर हमने पहले टेस्ट में देखा तो जसप्रीत बुमराह ने बेस्ट दिया, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बॉलिंग से उन्होंने परेशान किया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। तो अब भारत क्या रणनीति अपनाया सकता है? देखिए, जसप्रीत बुमराह के साथ यह है कि उनको सपोर्ट नहीं मिला उतना जितना मिलना चाहिए था। यशस्वी जायसवाल ने तो 3 कैचेस छोड़ दिया जो कि उनको ले लेने चाहिए थे। एक हम लोग कहते हैं ना मैचेस कैचेस विंस दी मैचेस, तो वो सब होता है कि इसी तरीके से सिराज उतना कुछ स्पेल्स में इंप्रेस करे थे लेकिन उतना नहीं कर पाए। और है ना मतलब कि शार्दुल ने भी किया, लेकिन है ना जो एक सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सपोर्ट दिया, मतलब जैसे एक होता है ना कि कंसिस्टेंट, जैसे हम बात करते हैं बल्लेबाजी की कि आप एक साइड क्रीज पे हैं, दूसरे साइड आपके बल्लेबाज है, वो आपका साथ निभा रहा है तो आप अच्छा स्कोर करते हैं, टीम के लिए रन बनाते हैं। वहीं बॉलिंग में भी ये बात होती है कि जैसे मतलब कई बार हम देखते हैं कि बुमराह कहां तक बोझ उठाएंगे टीम का। बुमराह ने कैप्टनसी भी इसीलिए डिक्लाइन करी थी क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि मैं 5 टेस्ट नहीं खेल पाऊंगा और हमें मुझे वर्कलोड मैनेजमेंट देखना होगा। तो इसलिए अगर बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो उसकी जगह पे अब ये एक बहुत बड़ा हेडेक होगा गौतम गंभीर के लिए कि किसको लाए। अर्शदीप है ऑप्शन, कुलदीप है। तो मुझे लगता है कि कुलदीप को शायद खिलाएं और बॉलिंग में थोड़ा सा वही शार्दुल और सिराज है और इन दोनों में इन लोगों का, और एक पेसर तो चाहिए होगा। तो शायद जहाँ तक हो सकता है मेरे ख्याल से अगर जिस तरीके निप और सीम है उसकी और थोड़ा इस इंग्लिश कंडीशन में मेरे ख्याल से आकाशदीप ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी साबित है। श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। शब्बी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद अभिषेक। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।